नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में अपनी जो क्लासेस चल रही थी, इसमें आज जो हम लेके आए हैं वो हमारा टॉपिक अधिगम के वक्र व पठार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, और इसको आप अच्छी तरह से समझे कि अधिगम के वक्र क्या होते हैं और अधिगम के पठार क्या है। तो यदि हम अधिगम के वक्र की बात करें, सबसे पहले हम किसके बारे में देखें? अधिगम वक्र। अधिगम वक्र। तो यदि हम अधिगम के वक्र की बात करें तो अधिगम के जो वक्र हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम वक्र है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम जो वक्र होते हैं, तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अधिगम वक्र होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब हम देखें कि ये अधिगम वक्र है, ये हमें क्या बताते हैं? अधिगम वक्र जो होते हैं वो क्या बताते हैं? तो ये हमारे सीखने की गति को बताते हैं। किसको बताते हैं? सीखने की जो गति होती है। देखो, हर एक इंसान में सीखने की गति एक जैसी नहीं होती। क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जो अपने सीखने की गति है वो कैसी है? किसी प्राणी में जो सीखने की गति है वो किस प्रकार की है, और उस गति को जो बताया जाता है वो किसके द्वारा बताया जाता है? अधिगम वक्र के द्वारा बताया जाता है। तो जो अधिगम वक्र है ये क्या बताता है? ये हमारे सीखने की गति बताता है। सीखने की गति बताता है। इसको दर्शाता है, ये सीखने की गति को बताता है। अब जो सीखने की गति है वो 4 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है? 4 प्रकार से हो सकती है। इसी वजह से अधिगम वक्र कितने प्रकार के बनते हैं? अभी 4 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 4 प्रकार के बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों अधिगम वक्र और पठार, और बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, बिल्कुल ही सरल सा टॉपिक है। तो मैंने अधिगम वक्र क्या बताया कि अधिगम वक्र क्या होता है? जो हमारे सीखने की जो गति है उस गति को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। और सभी प्राणियों में जो सीखने की गति है वो एक जैसी नहीं होती। तो सबसे पहले जो हम लेके चल रहे हैं, सबसे पहले जो हम अधिगम का वक्र लेके चल रहे हैं वो है धनात्मक अधिगम वक्र। तो सबसे पहला जो वक्र है वो कौन सा है दोस्तों? तो वो है धनात्मक अधिगम वक्र। तो सबसे पहला कौन सा वक्र है? तो वो है धनात्मक अधिगम वक्र है। तो सबसे पहला कौन सा वक्र है? धनात्मक अधिगम वक्र। अब देखो, इसके नाम से ही पता चलता है धनात्मक, ठीक है ना। यानी धन जो किस में चले? प्लस में चले। जो किस में चले? प्लस में। यानी जो क्या करता जाए? उन्नति करता जाए। जो क्या करता जाए? उन्नति करता जाए। यानी जो निम्न से ऊंचा जाए, जो निम्न से क्या हो? ऊंचा जाए। तो इसका यदि हम ग्राफ देखें तो इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरह से बनता है? इसका जो वक्र बनता है वो कैसे बनता है? तो देख लो, इसमें क्या होता है कि जो सीखने की गति होती है वो पहले क्या होती है? मंद होती है। पहले क्या होती है? भी मंद होती है। तो सीखने की गति पहले क्या होती है? उसकी मंद होती है, लेकिन धीरे धीरे वो गति क्या होती है? तेज होती है। धीरे धीरे गति क्या होती है? तेज होती है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा इसका। तो पहले गति क्या होती है? मंद होती है, और बाद में उसकी गति क्या होती है? भी तेज होती है। तो इस ग्राफ में हम देखें तो उसके सीखने की जो गति है वो प्रारंभ में क्या है? प्रारंभ में जो सीखने की गति है वो क्या है? मंद है। क्या है? मंद है। और धीरे धीरे गति वो क्या होती जाती है? तेज होती जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो बाद में उसके जो सीखने की गति है वो क्या हो जाती है? भी तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। तो इस तरह से जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है? धनात्मक अधिगम होता है।
कौन सा अधिगम होता है? धनात्मक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिसके सीखने की गति प्रारंभ में मंद हो और बाद में क्या हो? तेज हो, तो वो क्या होती है भी? वो धनात्मक अधिगम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक अधिगम बोलते हैं। कौन सा अधिगम बोला जाता है? धनात्मक। इसे कहा जाता है सकारात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम कहा जाता है भी? सकारात्मक, यानी हम सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। इसे ही कहा जाता है वर्धमान। वर्धमान अधिगम वक्र। तो ये क्या है भी? ये इनके उपनाम है। तो आपसे इनके उपनाम पूछे जा सकते हैं, ये उपनाम क्या क्या है? तो सबसे पहला कौन सा है भी? सबसे पहला है अपना धनात्मक अधिगम वक्र। इसमें क्या होता है कि जो सीखने की गति होती है वो पहले मंद होती है और बाद में क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, ये याद रखना। और यह जो वक्र होता है, यह जो अधिगम का वक्र है, यह सबसे श्रेष्ठ है भी। ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ वक्र है। सर्वश्रेष्ठ वक्र है। तो ये अधिगम का क्या होता है भी? ये अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ वक्र कौन सा होता है? धनात्मक, जिसमें हम सीख रहे हैं, यानी जिसमें हम, यानी सीखने की गति हमारी क्या हो रही है? बाद में तेज हो रही है। तो जब सीखने की गति अपनी बाद में तेज होती है, ठीक है ना, और पहले यानी प्रारंभ में क्या होती है? मंद होती है, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक अधिगम कहते हैं। अब ये क्या होता है कि ये नीचे से ऊपर आ रहा है, ये नीचे से ग्राफ कहां जा रहा है भी? ऊपर जा रहा है। इसीलिए इसको कहा जाता है नतोदर। नतोदर अधिगम वक्र कहा जाता है। नतोदर अधिगम वक्र कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? नतोदर अधिगम वक्र कहा जाता है। इसके बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे देखो, जो एक टाइपिंग सीखता है, टाइपिंग सीखते हैं ना, तो टाइपिंग सीखता है तो उसमें पहले जो टाइप करने की जो उसकी गति होती है, यानी पहले हम कंप्यूटर वगैरह में टाइप करते हैं, तो पहले जब वो सीख रहा होता है, जब उसमें टाइप करने की जो गति होती है वो क्या होती है? मंद होती है। क्या होती है अभी? मंद होती है। लेकिन जैसे ही वो क्या हो जाता है? निपुण हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? टाइपिंग में निपुण हो जाता है, तो फिर उसकी गति धीरे धीरे क्या होती है अभी? बढ़ती जाती है, और बाद में उसमें की गति क्या हो जाती है अभी? तेज हो जाती है। तो ये इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है टाइपिंग वाला। यानी टाइपिंग वाला बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जब हम टाइपिंग करते हैं, प्रारंभ में जो टाइपिंग करते हैं वो क्या करते हैं? मंद गति से, और बाद में जो गति है अपनी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? धनात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, धनात्मक अधिगम वक्र। दूसरा हम देखें, दूसरे यदि हम अधिगम वक्र की बात करें तो वो हो गया ऋणात्मक। कौन सा हो गया अभी? ऋणात्मक हो गया। तो ये धनात्मक है, और इसका विपरीत यानी दूसरा कौन सा हो गया? ऋणात्मक अधिगम वक्र हो गया। तो दूसरे अधिगम वक्र की बात करें तो दूसरा कौन सा हो गया अभी? दूसरा है ऋणात्मक अधिगम वक्र। दूसरा कौन सा है भी? ऋणात्मक अधिगम वक्र। ऋणात्मक को क्या कहते हैं हम? नकारात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं। नकारात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं। जैसे धनात्मक को सकारात्मक कहा जाता था, इसी तरह से नकारात्मक को यानी ऋणात्मक को क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं। देखो, इसे ही कहते हैं हर्ष
ह्रास अधिगम का अधिगम वक्र, इसे क्या कहा जाता है भी? ह्रास अधिगम वक्र। तो इसे कहा जाता है ह्रास अधिगम वक्र। तो देखें, तो इसको किस किस नाम से जानते हैं? इसे ऋणात्मक अधिगम वक्र के नाम से भी जानते हैं, इसे नकारात्मक अधिगम वक्र भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? ह्रास अधिगम वक्र भी कहते हैं। तो जैसे इस पहले वाला जो हमने अभी पढ़ा है उसको क्या कहते थे? उसे हम धनात्मक, सकारात्मक और वर्धमान अधिगम वक्र कहते थे। तो इसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक, नकारात्मक और ह्रास अधिगम का वक्र कहेंगे। ये क्या होता है अभी? ये उसका विपरीत होता है। ये उसका क्या होता है अभी? पहले वाले का विपरीत होता है। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा, अपना जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा? तो इसमें क्या होता है कि जो अपने सीखने की गति होती है वो प्रारंभ में क्या होती है अभी? तेज होती है। प्रारंभ में क्या होती है? तेज होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है अभी? मंद हो जाती है। तो इसके सीखने की जो गति है प्रारंभ में क्या होती है? प्रारंभ में तीव्र होती है। सीखने की जो गति है वो प्रारंभ में क्या होती है? तीव्र होती है। और बाद में क्या होती है अभी? बाद में जो इसकी गति है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। बाद में जो इसकी गति है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। तो प्रारंभ में सीखने की गति तेज हो और बाद में क्या हो? मंद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? ऋणात्मक अधिगम कहेंगे। और ये क्या होता है अभी? ये ऊंचे से नीचे आता है, ठीक है ना? ये ऊंचे से कहाँ आ रहा है अभी? ऊपर से नीचे आ रहा है। धनात्मक क्या था? नीचे से ऊपर जा रहा था, और ये ऊपर से क्या आ रहा है? अब नीचे आ रहा है। तभी इसको कहते हैं उन्नतोदर, उन्नतोदर अधिगम वक्र। क्या कहा जाता है अभी? इसे उन्नतोदर अधिगम वक्र भी कहते हैं। उन्नतोदर अधिगम वक्र भी कहते हैं। तो इसे ऋणात्मक अधिगम वक्र, नकारात्मक अधिगम वक्र, ह्रास अधिगम वक्र भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसका यदि हम उदाहरण देखें, इसका यदि हम उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम देखें कि चलो उसके बाद हम देखते हैं तीसरा जो अधिगम का वक्र था। तीसरा जो अधिगम का वक्र है वो देखते हैं। तो अधिगम का वक्र क्या होता है ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये अधिगम वक्र होता है सीखने की जो गति, सीखने की जो गति है उसके बारे में बताए, वो क्या होता है? अधिगम वक्र होता है। तीसरा जो है, तीसरा है समान या सरल रेखीय, सरल रेखीय अधिगम वक्र। तो तीसरा कौन सा होता है अभी? समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र। तो समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र किसको कहते हैं अभी? जिसमें क्या होता है कि जो सीखने की गति है वो एक जैसी हो। सीखने की जो गति है वो क्या हो भी? एक जैसी हो। तो जैसे मान लो सीखने की गति न तो तेज है और न ही मंद, यानी एक जैसी चल रही है। सीखने की गति क्या है? एक जैसी चल रही है। उसको क्या कहते हैं? समान या सरल रेखीय अधिगम कहते हैं। तो जब सीखने की गति क्या हो भी? सदैव एक जैसी रहे, हमेशा एक जैसी रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं भी? सरल या समान अधिगम वक्र कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है अभी, सीखने की जो गति, इसमें क्या होता है, सीखने की गति, सीखने की गति हमेशा क्या रहती है अभी, हमेशा समान रहती है। तो सीखने की जो गति है वो हमेशा समान रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लो किसी बच्चे ने 10वीं में कितने अंक प्राप्त किए, 10वीं में उसने 60%, उसके बाद में 12वीं में भी कितने प्राप्त किए, 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो सीखने की गति है वो हमेशा क्या चल रही है भी, समान चल रही है, एक जैसी चल रही है, तो उसे कहते हैं समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र कहा जाता है। जब सीखने की गति क्या हो, हमेशा समान हो, जब सीखने की गति क्या होगी, हमेशा समान हो, तो उसे समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र कहा जाता है। और ऐसा वक्र बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है, ऐसा वक्र नए के बराबर बनता है, ठीक है ना। ऐसा वक्र क्या होता है, नए के बराबर बनता है, यानी बहुत ही कम बनता है। चौथा जो वक्र था अधिगम वक्र में, चौथा जो अंतिम वक्र था उसका क्या नाम है, तो अधिगम वक्र में जो चौथा वक्र था वो था असाकारीय, असाकारीय अधिगम वक्र। कौन सा वक्र होता है अभी, असाकारीय अधिगम वक्र, यानी जिसकी आकृति कैसे बनती है, अस जैसी बनती है। क्या बनती है अभी, अस जैसी बनती है। इसका हम ग्राफ देखें तो जैसे, यानी कभी सीखने की गति क्या होती है, तेज होती है, कभी मंद, कभी तेज, कभी मंद, कभी तेज, कभी मंद, कभी तेज, कभी मंद, इस तरह से चलती है अभी। यानी सीखने की जो गति है एक जैसी नहीं रहती, सीखने की जो गति है वो क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, ठीक है ना, बार बार क्या होती है, परिवर्तन होती रहती है। यानी कभी क्या होती है, गति जो होती है वो कभी क्या होती है, मंद, और कभी क्या होती है भी, तेज, ठीक है ना। तो जो सीखने की गति है वो कभी मंद कभी तेज, इस तरह से चलती है, यानी मिश्रित रूप से चलती है। क्या चलती है भी, मिश्रित रूप से चलती है। तो इसमें जो सीखने की गति है वो एक जैसी नहीं चलती, कभी मंद कभी तेज, यानी इस तरह से देखें तो ये क्या चलती है भी, मिश्रित रूप से चलती है। इसीलिए इसको कहा जाता है मिश्रित अधिगम वक्र। क्या कहा जाता है भी, मिश्रित अधिगम वक्र कहा जाता है। इसमें हम देखें तो ये क्या बन रहा है अभी, एक सांप जैसी आकृति बन रही है, ठीक है ना, जिस तरह से सांप चलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सर्पिलाकार। क्या कहा जाता है भी, सर्पिलाकार अधिगम वक्र भी कहा जाता है। इस अधिगम वक्र में हम देखें तो ये क्या बन रही है, एक सीढ़ी सी बन रही है, जिस तरह से सीढ़ी होती है ना चढ़ने के लिए, मकान वगैरह में जो सीढ़ी बनी होती है, तो इस तरह से ये क्या बनी है अभी, सीढ़ी बनी है, इसीलिए इसको कहा जाता है सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र, सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र, और सर्पिलाकार अधिगम वक्र। तो इसको मिश्रित अधिगम वक्र भी कहा जाता है, सर्पिलाकार अधिगम वक्र भी कहा जाता है, और इसे सीढ़ी नुमा अधिगम वक्र भी कहा जाता है। और इसे ही कहा जाता है अवग्रह ह्रास अवग्रह ह्रास अधिगम वक्र। क्या कहा जाता है जी, अवग्रह ह्रास अधिगम वक्र। तो ये इसके उपनाम है, ये इसके क्या है, उपनाम है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अधिगम के वक्र। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे अधिगम के वक्र। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं,
4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हमने पढ़ा धनात्मक अधिगम का वक्र, दूसरा कौन सा पढ़ा भी? ऋणात्मक अधिगम का वक्र, और जो तीसरा था वो कौन सा पढ़ा? समान या सरल रेखीय अधिगम का वक्र, और चौथा और अंतिम जो था वो कौन सा था अपना? तो वो था मिश्रित अधिगम वक्र, या जिसको कहते हैं असआकारीय वक्र। तो ये थे अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र से किस बात का पता चलता है? सीखने की गति का। यानी अधिगम के वक्र किस चीज को दर्शाते हैं? हमारे सीखने की जो गति है उसको दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं अधिगम के पठार क्या होते हैं। अधिगम के पठार क्या होते हैं? इसमें यदि हम उदाहरण देखें, असआकारीय में यदि हम उदाहरण देखें तो उदाहरण देखिए तो जैसे जो एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, जैसे अभी रीट का एग्जाम है, ठीक है ना, रीट का एग्जाम है, तो जैसे रीट का एग्जाम आया तो सभी ने क्या किया? तैयारी करना शुरू कर दिया, यानी सब अधिगम कर रहे हैं। और जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तो सबकी तैयारी एक बार क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। सबकी तैयारी एक बार क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी। यानी रीट का एग्जाम होते ही एक बार सब अपनी तैयारी में क्या कर देंगे? रुकावट कर देंगे, यानी मंद कर देंगे। और जैसे ही मान लो मेन एग्जाम की तारीख आ जाएगी, मेन एग्जाम का फॉर्म भर दिया जाएगा, फिर दोबारा क्या करेंगे? उसमें तैयारी में लग जाएंगे। तो इस तरह से यानी जब भर्ती आए तब तैयारी में लग जाना, और भर्ती न आए तब तैयारी क्या कर देना? मंद कर देना। तो कभी तैयारी मंद, कभी तैयारी तेज। तो इस तरह से कौन सा है भी? असआकारीय अधिगम होता है वो। तो कौन सा अधिगम कर रहे होते हैं उस समय? असआकारीय अधिगम करते हैं। अब उसके बाद हम देखें अधिगम के पठार। तो अधिगम के पठार की हम बात करें, अधिगम के पठार क्या होते हैं? अधिगम के पठार। अब यदि हम अधिगम के पठार की बात करें, इसकी बात करें भी, यदि हम अधिगम के पठार की बात करें तो अधिगम का पठार का अर्थ होता है यानी सीखने में जो बाधा आई। क्या है? बाधा आई। तो सीखने में यानी अधिगम करने में या सीखने में जो बाधा आई, ठीक है ना, सीखने में जो बाधा आई उसे क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं, ठीक है ना। सीखने में बाधा आए तो उसे क्या बोलते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। और ये सीखने में बाधा है, ये कई तरह की हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग तरह की हो सकती है। तो जो सीखने में बाधा आती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। तो सीखने में जो बाधा आए उसे अधिगम पठार कहते हैं। और अधिगम पठार के कारण क्या होते हैं, यानी सीखने में बाधा के क्या कारण हो सकते हैं? तो अधिगम पठार के कारण देखें तो सबसे पहला यदि हम कारण देखें, वैसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मुख्य कारण की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि सीखने में कौन कौन सी बाधा आती है, कौन कौन से कारक है जो सीखने में, अधिगम करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहला तो हम कारण देखें तो वो होता है विषय की रुचि, यानी जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं उस विषय में हमारी रुचि कैसी है, उस विषय में हमारी रुचि कैसे है। तो यदि विषय की रुचि में अभाव है, विषय की रुचि में क्या है भी? अभाव है, तो क्या अधिगम करेंगे? नहीं करेंगे। जब जो विषय हमें दिया गया है, जिस विषय में हम अधिगम कर रहे हैं, यदि उस विषय में हमारी रुचि नहीं है, यदि उस विषय में हमारी रुचि नहीं है तो हम क्या नहीं करेंगे? अधिगम नहीं करेंगे। इसका मतलब विषय में रुचि जो है, विषय में रुचि का जो अभाव है वो भी क्या है? सीखने में एक बाधा है दोस्तों। क्या है? सीखने में एक बाधा है। उसके बाद हम दूसरा देखें तो थकान व मानसिक स्वस्थता। तो क्या हो गया अभी? थकान व मानसिक स्वास्थ्य।
तो थकान व मानसिक स्वास्थ्य भी क्या करता है, हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे हम थक चुके हैं या मानसिक रूप से हम क्या है, स्वस्थ नहीं है, तो ये भी हमारे अधिगम में क्या करेगा, भी बाधा उत्पन्न करेगा। ये भी हमारे अधिगम में बाधा उत्पन्न करेगा। अन्य कारण और देखें तो जैसे सीखने की अनुचित विधि, सीखने की अनुचित विधि। तो यदि हम अधिगम कर रहे हैं, हम कोई सीख रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि यदि हम किसी अनुचित विधि से सीख रहे हैं, यानी कठिन विधि से सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो जब हम किसी अनुचित विधि से सीख रहे हैं तो वो अनुचित विधि भी हमारे सीखने में क्या करेगी, बाधा उत्पन्न करेगी। इस वजह से भी अधिगम पठार आ सकता है। चौथा कारण हम देखें तो वो है व्यवधान व प्रेरणा का अभाव। व्यवधान व प्रेरणा का अभाव। तो जब हम मोटिवेशन नहीं, ठीक है ना, तो जब तक हमें मोटिवेशन भी नहीं मिले, ठीक है ना, तो मोटिवेशन का अभाव होने की वजह से भी, प्रेरणा का अभाव होने की वजह से भी हमारे अधिगम में क्या आती है, भी बाधा आती है। अधिगम में क्या आती है, बाधा आती है। उसके बाद में उत्साहहीनता व नकारात्मकता। उत्साहहीनता व नकारात्मकता, नेगेटिविटी, ठीक है ना। तो जब हम उत्साहित नहीं, यानी सीखने के लिए तैयार ही नहीं, ठीक है ना, तो सीखने के लिए तैयार न होना और एक नकारात्मकता भरी होना, ठीक है ना, यानी बहुत से बच्चों में क्या होती है, नेगेटिविटी भरी हुई होती है। उस वजह से भी क्या करते हैं, वो अधिगम नहीं करते। तो ये भी क्या है, हमारे अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो हमारे अधिगम में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। और जो अधिगम में बाधा उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, अधिगम के पठार कहलाते हैं। अधिगम में बाधा उत्पन्न क्या कहलाती है, अधिगम के पठार कहलाती है। तो ये हमने इस वीडियो में, यानी आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कि अधिगम के वक्र किसको कहते हैं और अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि अधिगम के जो पठार हैं, अधिगम के पठार किसको कहा जाता है और अधिगम के पठार के कारण क्या हो सकते हैं। तो कारण तो वैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ मुख्य मुख्य कारण पढ़े। तो दोस्तों मिलेंगे हम आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।